एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का एक और पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। सो जैसे कि आप खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं और बाकी सारे लोग जैसे कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो फूड इनटेक करते हैं, ऐसे ही कुछ यार प्लांट्स के साथ भी होता है ना। वो भी तो फूड इनटेक करते हैं, उनको भी खाना पीना चाहिए होता है। तो वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? जैसे हमारे पास माउथ है डाइजेशन के लिए, हमारी जो अंदर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे लिए डाइजेशन में हेल्प करता है। मगर यार प्लांट्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्लांट्स में माउथ भी नहीं होता है, वो तो हमारी तरह खाना भी नहीं खाते हैं। तो फिर कैसे उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? और फूड का, वाटर का, मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो वो सारी चीजें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है हमारा, ये वन शॉट होने वाला है और इसमें एक ही बार में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी एकदम अच्छी तरीके से, और आपको इसके अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो कीप वॉचिंग। सो हमारी ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली 2 ऑर्गेनिज़म्स में होती है, वन इज़ प्लांट्स एंड वन इज़ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स, यू कैन से, ठीक है? नाउ मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि वी गो वन प्लेस टू अनदर, वी यूज डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। जब हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना होता है तो हम अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स यूज करते हैं। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप किस किस चीज़ से जा सकते हैं? आप अपनी टू व्हीलर्स से, मोटर बाइक, स्कूटीज, इन सब से जा सकते हैं। अदरवाइज आप कार से जा सकते हैं या वैन से जा सकते हैं या फिर आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आपको जाना तो कहीं है ना, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको जाना है, तो आप अलग-अलग ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स के साथ होता है। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वाटर, मिनरल्स, फूड, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है और यही ट्रांसपोर्टेशन की मीनिंग होती है, ठीक है? So, transportation can be defined as a vital life process in which a substance absorbed or synthesized in one part of the body and is moved to another parts of the body. So, मुझे पता है कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, ये आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी लगी होगी, है ना? तो अगर आप नोट्स देखो, साथ में नोट्स बनाते चलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो जितना भी मैं लेक्चर में बोल रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, उसको एक बार नोट डाउन करते जाइए, तो इससे क्या है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ओके? और आपका माइंड डाइवर्ट भी नहीं होता है। सो ट्रांसपोर्टेशन पे बात करते हैं, तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है, ये तो आपकी ना गारंटी में नहीं समझ में आई होगी, मगर इसी को मैंने एक अपने तरीके से इसको लिखा है कि जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो आप ये सेकंड वाली प्रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट वाली नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, तो क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का? ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज़ द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जैसे कि मैंने आपको इस वाली स्लाइड में बताया था कि जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, तो हम अलग-अलग ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है? वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज़ द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जैसे कि आप यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ये एक रेड बॉल है और ये एक ब्लू बॉल है, ठीक है? बट ये जो यहाँ पे बीच में ये ब्लैक डॉट ट्रैवल कर रही है, ये देखिए इसका डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है। ये कहाँ जा रही है? वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रही है, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है, ठीक है? नाउ यहाँ पे एक मैंने बहुत अच्छी विजुअलाइज़ेशन आपके लिए रखी हुई है, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि प्लांट्स में और ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जब जो पर्सन है, इसने जब इसमें वाटर डाला, तो ये जो वाटर है, ये एकदम गया रूट से शूट में, यहाँ से मूव करा है, ठीक है? कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से इसने रूट में ये डाला वाटर, ये देखिए। अब यहाँ से ये धीमे-धीमे करके ये इस डायरेक्शन में ऊपर रूट टू शूट मूव कर गया। तो यही जो मूवमेंट है ना, यही ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अगर आप बगल वाली सेकंड पिक्चर देखेंगे, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कैसे ट्रैवल करता है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वन पार्ट ऑफ द हार्ट से अनदर पार्ट ऑफ द हार्ट पर, ठीक है? Now, transportation in plants. Plants have specialized vascular tissues for transportation of substances. देखो, प्लांट्स के पास हमारे तरह माउथ नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, तो उनके पास एक वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज, यानी कि जो सिर्फ स्पेशली स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। तो कौन कौन से दो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं? फर्स्ट होता है जाइलम एंड सेकेंड होता है फ्लोएम, ठीक है? थोड़ी सी बात करते हैं जाइलम पे। Xylem is responsible for the transportation of water and minerals, ठीक है?
तो जाइलम जो होता है वो किसके लिए हेल्प करता है, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, वाटर एंड मिनरल्स का। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है एंड फ्लोएम फूड का। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जाइलम में लिखाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और फ्लोएम में लिखाएंगे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आप इस चीज को ना भूलें, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम नेचुरली कर देते हैं। It is composed of tracheids, xylem vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. तो ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है जाइलम? फर्स्ट होता है ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। तो ट्रैकीड्स एंड जाइलम वेसल्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो जो जिससे फूड या सॉरी फूड नहीं, वाटर और मिनरल्स कंडक्ट होते हैं, जब इधर उधर जाते हैं तो वो किस चीज से जाते हैं, या तो वो वेसल्स के थ्रू जाते हैं या ट्रैकीड्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। Xylem makes a continuous tube in plants which runs from root to stem and right up to the veins of the leaves. तो क्या होता है कि यहाँ पे आप 4 टाइप्स देख सकते हो। ये टाइप नंबर 1, ये टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर 3 और ये टाइप नंबर 4। ये जो 4 चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है ना, ये फिगर यहाँ पे बनाने का जो मोटिव था ना, वो यही था कि आपको समझ में आ जाए कि जाइलम कैसे वर्क करता है। अब ये एक बंडल की तरह होता है ना, आप जैसे बहुत एक स्टिक लीजिए और 5-6 स्टिक लीजिए, उसका एक बंडल बना दीजिए, उसी तरीके से जाइलम भी वर्क करता है, मगर इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रैकीज, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर। तो जो ट्रैकीज और वेसल्स होते हैं वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो कि जो आपका वाटर मिनरल्स है वो रूट से आपका सीधे लेके जाते हैं स्टेम, फिर स्टेम से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि आपकी लीव्स, बर्ड्स और फ्लावर्स यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यही सेम चीज मैंने आपको बताई, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। फ्लोएम इज कंपोज ऑफ सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर्स। जैसे कि आपका जाइलम में 4 तरीके की उसमें कॉम्पोजिशन होती है, 4 पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड बास्ट फाइबर्स। सीप ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। तो फ्लोएम में क्या कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं? सीप ट्यूब्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके फ्लोएम का पूरा डायग्राम है। आप चाहे तो इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप यू नो नोट्स में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो ऐसे बनाने की कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसमें भी यही होता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना प्लांट में, चाहे वो फ्लोएम का हो या जाइलम का हो, सारा होता है रूट से शूट में, कभी भी उल्टा नहीं चलता है कि शूट से रूट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज मैं यहाँ पे बताऊंगी ना 1-2 मार्क्स में आ जाती हैं, इसलिए ये सारी तो आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिए। मैं ये सारी चीजें आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या अदरवाइज अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नाउ एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो जो मूवमेंट ही होता है ना वाटर मिनरल्स का रूट से डिफरेंट पार्ट, तो उसी को कहते हैं, मूवमेंट को ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं और एसेंट ऑफ सैप भी कह सकते हैं। अगर हम थोड़ा साइंटिफिक जाएंगे तो एसेंट ऑफ सैप ही कहेंगे उसे, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से आप वर्ड से समझ सकते हो, जो रूट पे प्रेशर लगता है तो वही होता है रूट प्रेशर। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या है? वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर्स रूट हेयर्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की वजह से जो हमारा वाटर सॉइल के अंदर से रूट में जाता है, रूट हेयर्स में, तो जो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है, उसको हम कहते हैं रूट प्रेशर, ठीक है। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर अप टू द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी एक्शन की। अ वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी। कैपिलरीज आपने शायद एनिमल्स में भी पड़ी होंगी, जब हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, वो और फाइन हो जाती हैं, बीच में जाके कैपिलरी आती है कहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कैपिलरी का मतलब होता है कि कैपिलरी एक फाइन ट्यूब होती है जो वाटर और एनी अदर लिक्विड को फिजिकल फोर्सेस की वजह से ट्रांसपोर्ट करती है, हेल्प करती है, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एडिशन एंड कोहेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के वर्डिंग से ही आप समझ सकते हो कि एडिशन और कोहेशन का मतलब कुछ फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, है ना। फोर्स क्या होता है, जब हम कहते हैं कि व्हाट इज फोर्स, तो आप यही कहते हो ना कि एडिशन एंड कोहेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और टू सब्सटेंसेस। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं एडिशन एंड कोहेशन ऑफ फोर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। Water molecules makes a continuous column in the xylem because of forces adhesion and cohesion among the molecules। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन और एसेंट ऑफ सैप में जमीन आसमान का फर्क है। एसेंट ऑफ सैप हम तब कहेंगे जब वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा रूट से शूट की तरफ। ट्रांसलोकेशन हम तब कहेंगे जब फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, लीव्स से हो रहा है, रूट से नहीं हो रहा है, लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्योंकि जो किचन ऑफ द सेल होती है वो लीव्स ही तो होती हैं। जब उधर पे क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फिर जो फूड बनता है तो वो लीव्स ही बनाती है ना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसपिरेशन इंडेक्स की। द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर produced during growing seasons of the plant is called transpiration index। तो transpiration index क्या होता है, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर आपका एक ड्राई मैटर प्रोड्यूस, यानी कि जो आपके ग्रोइंग सीजन होते हैं ना, जैसे स्प्रिंग सीजन होता है, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग ग्रोइंग सीजन होते हैं, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर उसे चाहिए ग्रो होने के लिए उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। बच्चों देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल could be simply defined as a biological process। क्या होता है ये, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है which is in which the force of pulling is produced inside the xylem tissue। देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं। देखिए, जब भी आप रबर बैंड लेते हैं, रबर बैंड को आप पुल करते हैं तो क्या होता है, एक फोर्स जनरेट करते हैं ना, तभी तो वो पुल होती है। तो ऐसे ही हम अगर प्लांट के अंदर थोड़ा इमेजिन करते हैं, या इमेजिनेशन अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो मैंने इतना बढ़िया डायग्राम आपको बगल में प्रोवाइड किया है कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पुल एक किस्म का पुल होता है, खिंचाव होता है, जो कि क्या करता है, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। कैसे, कि जो हमारा वाटर है, जैसे हम नीचे डालते हैं, अब हमें ये तो पता है ना कि जैसे अगर हम पानी एक हाइट से नीचे गिराते हैं तो वो नीचे गिरता है ना, ग्रेविटी की वजह से। मगर यार यहाँ पे तो जो प्लांट्स होते हैं उनसे तो पानी ऊपर जाता है। तो जो ऊपर जाता है वो कैसे जाता है, तो जो ऊपर जाने के लिए फोर्स यूज होता है ना, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है। तो जो ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर जाने के लिए यूज होता है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, जो ऊपर को फोर्स लगता है कि हाँ चलो अब हमें ऊपर खींचना है पानी, तो कैसे खींचेंगे, किस फोर्स की वजह से खींचेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ठीक है। नाउ दिस फोर्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ water into xylem vessels। In this process, loss of water in the form of vapors through leaves are observed। अब क्या होता है कि जब हमें वर्क करना है, हम जब जो वाटर है वो नीचे से रूट से शूट पे खींचते हैं, जब वो हम उसको पुल करते हैं वाटर को, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर के फॉर्म में जो आपका वाटर है उसका थोड़ा बहुत लॉस हमको ऑब्जर्व करने में आता है। ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से तो ये जो पूरा चैप्टर है ना आपका, ये टॉपिक है जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये तो खत्म हो गया है। ठीक है। अब ये खत्म हो गया है तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाकी जो शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर्स है, वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर प्लांट केप्ट इन लाइट विद हाई इंटरनल CO2 कंटेंट ट्रांसफर टू डार्क CO2। सी, इधर पे जो लाइट हाई इंटरनल और ये जो ट्रांसफर टू डार्क CO2 का मतलब ये नहीं है कि CO2 मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को डार्क कर दिया, उसको ब्लैक कर दिया, ब्लैकिश हो गई तो वो डार्क नहीं। यहाँ पे इस वर्ड का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये जो डार्क वर्ड है ना, ये अभी यूज नहीं होगा, ये आपकी 11th-12th तक यूज होगा कि अगर आपको डार्क कुछ ऐसा करना है। तो यहाँ पे डार्क का मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे जो डार्क का मतलब होता है ना, डार्क का मतलब होता है, डार्क का मतलब होता है नो सनलाइट, नो सनलाइट। ठीक है।
इसको आप ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं डार्क का मतलब क्या होता है भाई। डार्क का मतलब होता है कि वहां पे सनलाइट का कोई रोल नहीं हो रहा, नो सनलाइट। ओके, ठीक है। फ्री इन्वायरमेंट, ओके, ट्रांसफर टू डार्क CO2 फ्री इन्वायरमेंट, देन स्टोमेटा विल, जब एक प्लांट लाइट में रखा है हाई इंटरनल CO2 पे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, और फिर उसको एकदम से डार्क, अगर विदाउट सनलाइट यानी कि डार्क रूम में शिफ्ट कर रहा है, तो जो उसका स्टोमेटा का जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, पहले क्लोज होगा फिर ओपन होगा, या वो बंद ही रहेगा, या खुल जाएगा, या फिर पहले खुलेगा फिर बंद होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, ओपन फर्स्ट देन क्लोज। सबसे पहले वो स्टोमेटा आपका ओपन होगा इस तरीके से, और उसके बाद श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड पर यूनिट ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। ये तो मैंने अभी बताया था, इसको तो फटाफट से बता देना चाहिए, ट्रांसपिरेशन इंडेक्स। ओके, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन इज सिग्निफिकेंट इन, अब कहाँ सिग्निफिकेंट होता है ट्रांसपिरेशन? डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ टिश्यू, डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, या बोथ एंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जब आपका ट्रांसपिरेशन होता है ना, तो वो आपकी मैकेनिकल टिश्यू, यानी कि जो आपका टिश्यू है उसके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, और जो टिश्यू की क्वालिटी होती है अच्छी है या बुरी है तो उस पर भी हेल्प करता है। ठीक है, इसमें हमारा कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डैश इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, अनचेंज रहेगा, या कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में? इसका आंसर होगा ए, इंक्रीज होगा। जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो हमारा ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन हायर प्लांट्स अकर थ्रू। Transpiration of food materials in higher plants occur through flowers, companion cells, tracheids या sieve tubes। अभी बताया था मैंने, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल्स कैसे होता है, किस वजह से होता है? सीव एलिमेंट्स की वजह से। देखो पीछे जाती हूँ स्लाइड में, अभी मैं बताऊंगी आपको बाद में। जब मैं आपको फ्लोएम पढ़ाई तो मैंने बताया नहीं था कि फ्लोइंग सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब आर द कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। वास्कुलर बंडल इज कंपोज्ड ऑफ, अरे यार ये तो कोई भी बता देगा, ये तो बच्चा बच्चा बता देगा, बोथ xylem एंड phloem। ओके, नेक्स्ट, which of the following is decreased during increase in humidity at the atmosphere? अरे ये क्या बोल दिया? which of the following is decreased, इनमें से जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो डिक्रीज होती है जब हम एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करते हैं? क्या डिक्रीज होता है? फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन है, प्रॉपर सनलाइट है, वो नहीं आ पाती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओ, सेशन तो खत्म हो गया इतने जल्दी, ओफो। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge by seeing this kind of content, and thanks for watching. Okay, bye.